हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर लेक्चर सीरीज में आज हम लोग स्वामी विवेकानंद को समझेंगे। स्वामी विवेकानंद को हम लोग पूरे 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो आज का फर्स्ट लेक्चर होगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं इस लेक्चर को। इस लेक्चर को 1857 के क्रांति के बाद, इंडिया में जब 1857 की क्रांति होती है तो उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट इंडिया का जो रूल था उस रूल को अपने हाथ में ले लेती है और ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल करती है इंडिया को। इस तरह से 19th सेंचुरी में इंडिया पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल स्थापित होता है। और जब ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट अपने हाथों में रूल लेती है तो होता क्या है कि बहुत सारे जो धर्म प्रचारक थे, ईसाई धर्म के प्रचारक थे और ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, वो इंडिया आते हैं। सरकार उन्हें भेजती है कि इंडिया में धर्म को प्रचार करना चाहिए करने के लिए। तो इस तरह से बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरीज जो धर्म प्रचार करने वाले थे, क्रिश्चियन धर्म को प्रचार करने वाले थे, वो इंडिया आते हैं। और ब्रिटेन से बहुत सारे हिस्टोरियन भी आते हैं, इतिहासकार भी आते हैं। और जब यहाँ आते हैं तो इंडियन सोसाइटी और इंडियन कल्चर को ऑब्जर्व करते हैं। वो देखते हैं, इंडियन सोसाइटी और इंडियन कल्चर को देखते हैं और देखने के बाद वो पाते हैं कि इस इंडियन सोसाइटी में बहुत सारा कुरीति है, बहुत सारा कमी है, बहुत सारा खामी है। धर्म के नाम पे, हिंदू धर्म के नाम पर यहाँ इस हिंदू धर्म में इतना ज़्यादा कमी है, इतना ज़्यादा कुरीति है, जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी का कारण बनता है, लोगों में परेशानी का कारण, सोसाइटी में परेशानी का कारण बनता है। इस तरह से ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडियन कल्चर को और हिंदू रिलीजन को क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि ये जो सारा चीज़ जो हो रहा था, जो कुरीति चल रहा था, जो भी उस तरह का कमी था, जो भी सोसाइटी में जो होना नहीं चाहिए वो चीज़ हो रहा था, वो सब चीज़ धर्म के नाम पे हो रहा था। तो वो लोग हिंदू धर्म को क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं कि यह धर्म जो हिंदू धर्म है बहुत ही बुरा धर्म है। इस धर्म को मतलब यह धर्म सही नहीं है और हमारे धर्म को मानो, क्रिश्चियन धर्म को मानो, क्रिश्चियन धर्म अपना लो। इस तरह से वहाँ के जो धर्म प्रचार करने वाले थे, हिंदू धर्म में कमी को आधार बना करके अपने धर्म को, क्रिश्चियन धर्म को फैला रहे थे। तो इस दौरान जो इंडियन इंटेलेक्चुअल थे, जो भारत के बुद्धिजीवी लोग थे, वो देख रहे थे कि अरे ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है। इस तरह से तो हमारा एक कल्चर, हमारा जो एक सोसाइटी है वो तो मतलब शिफ्ट हो जाएगा क्रिश्चियन में। इस तरह से तो यहाँ के जो बुद्धिजीवी वर्ग थे वो ज़रूरत समझते हैं कि अपने हिंदू धर्म में रिफॉर्म का ज़रूरत समझते हैं कि हिंदू धर्म को अब रिवाइव करना चाहिए, हिंदू धर्म में अब रिफॉर्म लाना चाहिए, तभी हिंदुइज्म को बचा सकते हैं। तो इस तरह से राजा राम मोहन राय, सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय हिंदुइज्म में रिफॉर्म स्टार्ट करते हैं। और सती प्रथा के, यहाँ पे सती प्रथा चल रहा था, तो सती प्रथा को लेकर के वो एक आंदोलन चलाते हैं, एक मूवमेंट चलाते हैं और सती प्रथा को बंद करवाते हैं। इस तरह से स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना करते हैं। आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी वो भी हिंदुइज्म में रिफॉर्म के लिए ही हुआ था। इस तरह से ज्योतिबा फुले प्रार्थना समाज और सत्यशोधक समाज का स्थापना करते हैं। उसके बाद स्वामी विवेकानंद आते हैं और स्वामी विवेकानंद भी हिंदुइज्म में रिफॉर्म लाने के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास करते हैं और रामकृष्ण मिशन को स्थापना करते हैं और न्यू वेदांता के कंसेप्ट को लाते हैं। अब चलते हैं हम लोग स्वामी विवेकानंद के परिचय को देखते हैं। तो स्वामी विवेकानंद का जो ओरिजिनल नाम था, जो रियल नाम था, जो बचपन का नाम था, वो नरेंद्रनाथ दत्त था। उनका नाम नरेंद्रनाथ दत्त था और उनका जन्म जो हुआ था एक कायस्थ परिवार में हुआ था। कायस्थ परिवार हिंदू धर्म के अनुसार एक अपर कास्ट होता है। अपर कास्ट मतलब उच्च जाति होता है, कायस्थ जो कास्ट होता है। इस तरह से उनका जन्म नॉर्थ कलकत्ता में हुआ था और उनके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त, जो एक वकील थे, पेशे से एक वकील थे और एक बहुत ही प्रोग्रेसिव विचार के थे वो व्यक्ति। उनके जो फादर थे वो प्रोग्रेसिव माइंडसेट के थे। इस तरह से हम लोग देखते हैं। और उनके माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। और जो नरेंद्रनाथ दत्त थे, स्वामी विवेकानंद बचपन के जो स्वामी विवेकानंद थे, उन पे बहुत ज़्यादा उनके माँ का प्रभाव रहा है। स्वामी विवेकानंद के बचपन पर उनके माँ का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो स्वामी विवेकानंद का जो एजुकेशनल बैकग्राउंड था वो बहुत ही साधारण था। उनका कुछ स्पेशल वैसा एजुकेशन प्राप्त नहीं हुआ था जो कि
एक कुछ उसको स्पेशल बोला जा सके। उनका साधारण बैकग्राउंड था, एजुकेशनल बैकग्राउंड, लेकिन वो वेस्टर्न फिलॉसफी में कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। वेस्टर्न फिलॉसफी को लेकर के वो उत्सुक रहते थे, वेस्टर्न फिलॉसफी को लेकर के समझने के लिए हमेशा तत्पर रहा करते थे। और ख़ास करके वेस्टर्न फिलॉसफी में भी खास करके यूटिलिटेरियनिज्म को लेकर के, काउंट को लेकर के, और जेस मिल के फिलॉसफी को लेकर के, स्पेंसर के फिलॉसफी को लेकर के वो ज़्यादा ही इंटरेस्टेड होते थे। इस तरह से वो वेस्टर्न फिलॉसफी में कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। और उसके बाद वो एग्नोस्टिसिज्म, जो मिल, जेएस मिल का एग्नोस्टिसिज्म एक कंसेप्ट है, उसको लेकर के वो कुछ ज़्यादा ही प्रभावित थे एग्नोस्टिसिज्म से। एग्नोस्टिसिज्म को हम लोग समझते हैं तो एग्नोस्टिसिज्म मतलब होता है जैसे एथेइज्म। एथेइज्म मतलब होता है कि गॉड के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करता है। एथेइस्ट जो होते हैं वो गॉड के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन जो एग्नोस्टिसिज्म के अनुसार क्या होता है कि उनको वो मतलब उनको न तो गॉड के अस्तित्व को स्वीकार करते, एक्सेप्ट करते हैं, और न ही गॉड के अस्तित्व को रिजेक्ट करते हैं। उनका मानना होता है कि हाँ, कुछ ऐसा सुपर पावर है, कुछ ऐसा वर्ल्ड, इस यूनिवर्स में कुछ ऐसा पावर है, सुप्रीम पावर है, जो कि किसी को कंट्रोल कर रहा है, जो हर चीज़ को कंट्रोल कर रहा है। अब वह सुप्रीम पावर क्या है पता नहीं, गॉड है या फिर और क्या है वो पता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा सुप्रीम पावर है जो कि हर चीज़ को, यूनिवर्स के हर चीज़ को कंट्रोल कर रहा है। इसी चीज़ को एग्नोस्टिसिज्म बोला जाता है। तो वे स्वामी विवेकानंद मिल के इस एग्नोस्टिसिज्म के कंसेप्ट को लेकर के कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड रहते हैं। इस तरह से वो अपने पॉलिटिकल जो थाउट था उनका, जो अपना एक रिलीजियस थाउट था उनका बिलीफ था, फेथ था, वो स्ट्रांग होता है। लेकिन वो गॉड और रिलीजन को लेकर के हमेशा एक स्ट्रांग माइंडसेट रखते हैं। उनका मानना होता है कि गॉड का अस्तित्व है, रिलीजन ही व्यक्ति के लाइफ को सही कर सकता है। व्यक्ति का लाइफ स्टाइल जो है, व्यक्ति के जो बहुत सारे समस्याएं हैं, उस समस्या को रिलीजन खत्म कर सकता है, और गॉड का अस्तित्व है इस यूनिवर्स में। इस तरह से उनका एक रिलीजियस आइडियोलॉजी डेवलप हो चुका था। अब हम लोग देखते हैं स्वामी विवेकानंद के अर्ली लाइफ को। शुरुआती जब उनका जीवन था वो कैसा था। तो शुरुआती जीवन में, स्वामी विवेकानंद के शुरुआती जीवन में कुछ ज़्यादा उस तरह का स्पेशल इवेंट कुछ नहीं हुआ था। वो जब नवयुवक थे, जवान थे, उसी समय ही वो अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से मिलते हैं। रामकृष्ण परमहंस से मिलते हैं, और जब रामकृष्ण परमहंस उनको देखते हैं, स्वामी विवेकानंद को, नरेंद्र नाथ को, तो वो मोटिवेट करते हैं, स्वामी विवेकानंद को मोटिवेट करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं उनके अपने खुद के पोटेंशियल को पहचानने के लिए। कि वो बताते हैं कि तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, उस ऊर्जा को पहचानो और उस ऊर्जा को एक बहुत बड़ा ग्रेट पर्पस के लिए, एक बहुत बड़ा उद्देश्य में लगाओ। तुम्हारे लाइफ को एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, तुम्हारे लाइफ में एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने उस ऊर्जा को लगाओ। इस तरह से रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद को मोटिवेट करते हैं उनके ऊर्जा को पहचानने के लिए, उनके ग्रेट पर्पस, उनका जो एक महान जो उनके सामने एक उद्देश्य है, उस उद्देश्य को लेकर के, जीवन के उद्देश्य को लेकर के, इस तरह से वो प्रभावित होते हैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस से। अब आगे देखते हैं तो होता है क्या है, 1884 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के साथ एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है। वो एक्सीडेंट क्या होता है, उनके फादर का देहांत हो जाता है। स्वामी विवेकानंद के फादर का 1884 ईस्वी में देहांत हो जाता है। और इस तरह से जब उनके फादर का देहांत होता है तो उनके घर में, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट पैदा हो जाता है, एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट पैदा हो जाता है। तो अब क्या करते हैं स्वामी विवेकानंद, मतलब नरेंद्रनाथ, कि वो दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण परमहंस जो उनके गुरु जी थे, उन गुरु जी के ही वो अपने गुरु जी के छत्र छाया में ही उस दक्षिणेश्वर मंदिर के परिसर में ही रहना शुरू कर देते हैं वो। इस तरह से अब स्वामी विवेकानंद अपने गुरु जी के साथ रहना शुरू कर देते हैं।
अब हम लोग देखते हैं आगे कि होता क्या है कि जो उनके गुरु जी थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, उनके गुरु जी स्वामी रामकृष्ण परमहंस उनको स्पेशली, उनको स्वामी विवेकानंद को वो चुनते हैं कि उनका जो फिलॉसफी था अद्वैत वेदांता का, उस फिलॉसफी को आगे बढ़ाने के लिए, उस फिलॉसफी को रामकृष्ण परमहंस का जो फिलॉसफी था अद्वैत वेदांता, उस अद्वैत वेदांता की फिलॉसफी को आगे बढ़ाने के लिए वे स्वामी विवेकानंद को चुनते हैं। इस अद्वैत वेदांता के अनुसार होता क्या है, अकॉर्डिंग टू अद्वैत वेदांता थ्योरी, इस फिलॉसफी के द्वारा, इस फिलॉसफी के अनुसार होता क्या है कि ये जो वर्ल्ड है, यह दुनिया है, वह वास्तविक दुनिया नहीं है, यह वास्तविक दुनिया नहीं है, और मनुष्य और ईश्वर एक जैसा है, मनुष्य और ईश्वर एक समान है, मनुष्य के अंदर ही ईश्वर है, मनुष्य ही ईश्वर है, मनुष्य ही ईश्वर, इस तरह का वो फिलॉसफी है अद्वैत वेदांता। तो चलते हैं हम लोग अब इसके आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं आगे, तो 1886 में क्या होता है कि उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस वो अपने मृत्यु के पहले अपने 11 शिष्यों को संन्यास ग्रहण करवाते हैं, अपने 11 शिष्यों को संन्यास दिलाते हैं, और उन्हीं 11 शिष्यों में से एक थे नरेंद्र दत्त अर्थात स्वामी विवेकानंद। तो इस तरह से जब वो संन्यास ग्रहण करते हैं 1886 में, तो उसी समय से जो नरेंद्र दत्त वो स्वामी विवेकानंद हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? स्वामी विवेकानंद हो जाते हैं। अब देखते हैं हम लोग स्वामी विवेकानंद की एक्टिविटी को, अर्थात उनके वर्क को। तो जब वो 1890 तक, अपने गुरुजी के मृत्यु के बाद वो 1890 तक अपने 10 सन्यासियों के साथ, जो 10 और सन्यासी जो सन्यास ग्रहण किए थे, वो 10 सन्यासियों के साथ एक कलकत्ता में ही एक छोटा मोनास्ट्री में रहते थे, 1890 तक रहते थे। उसके बाद क्या करते हैं वो कि 1890 में ही स्वामी विवेकानंद पूरे देश के, पूरे भारत के भ्रमण पर निकलते हैं, और यह जो भ्रमण होता है 1890 में, वो 7 सालों के लिए होता है उनका, और इसी 7 साल के भ्रमण को परिव्रज्या बोला गया है। क्या बोला गया है? परिव्रज्या। इस स्वामी विवेकानंद के 7 साल का जो परिभ्रमण रहा है पूरे देश भर में, भारत देश भर में, उसको परिव्रज्या बोला गया है। तो 1890 से लेकर के 97 तक वो पूरे भारत भर में परिभ्रमण करते हैं, और इस भ्रमण के दौरान बहुत सारे समस्याओं को देखते हैं, किस तरह से भारत के लोग कैसे कैसे भिन्न भिन्न प्रकार के समस्याओं से जूझते हैं, गरीबी से, भूखमरी से, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, मतलब जो यहाँ पे अंग्रेजों का जो शासन था, उस शासन के दमन से किस तरह से प्रभावित थे। बहुत सारे रोग यहाँ पे था, इस तरह का नया रोग था, इस तरह का रोग था, उसका कोई इलाज नहीं था, और बहुत सारे ऐसे डिसेबिलिटीज थे जिससे कि लोग कुछ कर नहीं सकते थे। तो इस तरह के समस्याओं को, बहुत सारे समस्याओं को स्वामी विवेकानंद देखते हैं कि किस तरह से हमारे देश के लोग उन समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन समस्याओं से मर रहे हैं। अब इस समस्याओं को देखने के बाद स्वामी विवेकानंद जब इन सारे समस्याओं को देखते हैं, तो उनको लगता है, वो चाहते हैं कि हमारे जो देशवासी हैं, हमारे देशवासियों को इससे उबरने की जरूरत है, इससे उबारने की जरूरत है, और यह तभी संभव हो सकता है जब इनको प्रॉपर वे में नॉलेज दिया जाए, प्रॉपर वे में नॉलेज प्रोवाइड किया जाए, और यह जो उनका ज्ञान होगा, यह नॉलेज जो होगा, वह सेकुलर और स्पिरिचुअल दोनों होगा। सेकुलर और स्पिरिचुअल नॉलेज के द्वारा ही हमारे जो देशवासियों का जो समस्या है, पॉवर्टी का, सुपरस्टिशन का, और बहुत सारे रोग का, वो उसी से दूर हो सकता है। इस तरह से स्वामी विवेकानंद अपने देशवासियों के समस्याओं को लेकर के चिंतित थे। इस तरह से उनका कहना होता है, स्वामी विवेकानंद का कहना होता है कि धर्म को हम लोग ब्लेम नहीं कर सकते हैं। किसी भी समस्या को लेकर के हम लोग धर्म को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। हम लोग को ज़रूरत है कि धर्म को रिफॉर्म करें, जो हमारा जो रिलीजन है, हमारा जो हिंदुइज्म है, इसको रिफॉर्म करें, इसमें जो भी कमी है, जो भी त्रुटि है, उसको दूर करें, और इस चीज़ को, इस त्रुटि को, इसमें बहुत सारे कमी को दूर करके इसको प्रैक्टिकल बनाएं, इसको सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ बनाएं, इसको ताकत बनाएं, इस धर्म को ताकत बनाएं, हिंदुइज्म को ताकत बनाएं, ताकत का एक स्रोत बनाएं, और इससे, वो इस रिलीजियस रिफॉर्म से
हम लोग स्ट्रेंथ गेन करेंगे और इस तरह से स्ट्रेंथ गेन करके बहुत सारे समस्याएं जो सोसाइटी में एस्टैब्लिश हो चुकी थी पहले, उसको हम लोग हटा देंगे, उसको रिमूव कर देंगे सोसाइटी के समस्याओं को। और उनका कहना था कि जो भी रिलीजियस व्यक्ति हैं, रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ हैं, उनको ज़रूरत है कि वो एजुकेशन के द्वारा लोगों को जागरूक करें, लोगों में जागरूकता फैलाएं एजुकेशन के द्वारा। इस तरह से स्वामी विवेकानंद भारत में जो समस्याएं थी, सोशल समस्याएं और रिलीजियस समस्याएं, उसको दूर करने के लिए वो एक अपना प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, वो मुहिम तैयार करते हैं, उस मुहिम में जुट जाते हैं कि भारत में रिलीजियस रिफॉर्म लाना है और भारत के सोसाइटी को एक नया डायरेक्शन देना है। तो इस तरह से उनका जो प्रोजेक्ट था, रिलीजियस रिफॉर्म का प्रोजेक्ट था, उसके लिए उन्हें कुछ आर्थिक मदद की ज़रूरत थी, उसके लिए आर्थिक मदद की ज़रूरत थी। और वो देख रहे थे कि इस आर्थिक मदद के लिए भारत से ज़्यादा उम्मीद नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भारत में बहुत सारा इतना ज़्यादा गरीबी था कि यहाँ पे उस तरह का हेल्प उनको नहीं मिल पा सकता था। तो इसलिए वो डिसाइड किए कि आर्थिक सहायता के लिए वो अमेरिका जाएंगे। और वो पहली बार सर्वप्रथम 1893 ईस्वी में अमेरिका जाते हैं। अमेरिका की यात्रा पर 1893 ईस्वी में पहली बार वो जाते हैं और वहीं पर अमेरिका में ही वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, धार्मिक वर्ल्ड पार्लियामेंट लगा हुआ था शिकागो में। उस शिकागो के उस धर्म सभा में 1893 ईस्वी में एक बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल स्पीच देते हैं। इतना अच्छा स्पीच उनका रहता है, इतना अच्छा, इतना मतलब वो एक तरह से उसको क्या बोला जाए, बहुत ही अच्छा एक स्पीच था। और उस स्पीच को लेकर के वर्ल्ड भर में स्वामी विवेकानंद की वाहवाही होती है और बहुत सारे जो वेस्टर्न फिलोसफर थे, बहुत सारे वेस्टर्न जो रिलीजियस पर्सनालिटीज़ थे, वो स्वामी विवेकानंद को जानते हैं, पहचान लेते हैं कि अरे ये तो कुछ इसके अंदर मिरेकल है, इसके अंदर एक शक्ति जो है मिस्टीरियस शक्ति है। और इस तरह से क्योंकि उनका जो वेस्टर्न फिलॉसफी पे एक पकड़ था, वेस्टर्न फिलॉसफी को लेकर के इंटरेस्ट था, उस वेस्टर्न फिलॉसफी को लेकर के वो रखते हैं वहाँ पे, उस वेस्टर्न फिलॉसफी के थॉट को वहाँ पे रखते हैं और इंडियन फिलॉसफी को उस वेस्टर्न फिलॉसफी के साथ कोरिलेट करके उस वर्ल्ड पार्लियामेंट में अपने विचारों को रखते हैं। और इस तरह से वहाँ से वो अच्छा खासा मात्रा में एक आर्थिक मदद लेकर के पुनः भारत लौटते हैं 1897 ईस्वी में। और 1897 ईस्वी में लौटने के बाद यहाँ पे रामकृष्ण मठ और एक मिशन स्टार्ट करते हैं, एक मिशन को शुरू करते हैं। वह मिशन भारतीय लोगों के लिए रिलीजियस रिफॉर्म और भारत में जो भी रिलीजियस त्रुटियां थी उसको दूर करने के लिए वो चलता है। इस तरह से 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन को बेलूर में स्थापित करते हैं। बेलूर एक जगह है वेस्ट बंगाल में, स्थापित करते हैं। अब क्या होता है कि 1899 ईस्वी में वे अद्वैत आश्रम का स्थापना करते हैं। हिमालय के तराई में अद्वैत आश्रम का स्थापना करते हैं 1899 ईस्वी में। 1899 ईस्वी में ही वे फिर से यूरोप के यात्रा पर जाते हैं और अमेरिका की यात्रा पर जाते हैं। यूरोप और अमेरिका की यात्रा पर वो साथ में जाते हैं। 1899 ईस्वी में यूरोप होते हुए अमेरिका जाते हैं। इस तरह से उनका यह 1899 ईस्वी में दूसरा विदेश यात्रा था और इसके बाद वो नहीं जा पाते हैं। यह अंतिम यात्रा था और दूसरा और अंतिम यात्रा था। इस तरह से उनकी मृत्यु 1902 ईस्वी में 4 जुलाई को हो जाती है बेलूर मठ में ही, जो जिसमें वो बेलूर नामक स्थान पर जो उनका मठ था, उसी मठ में उनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 ईस्वी में हो जाती है। अब इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग उनके जो नेशनलिज्म की जो आइडियोलॉजी रहा है, उनका नेशनलिज्म पे जो थॉट रहा है, उसका न्यू वेदांता का उनका जो थ्योरी रहा है, उसको हम लोग समझेंगे, देखेंगे। तो चलते हैं, इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।